हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। केमिस्ट्री क्लास है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को अपन करने वाले। ठीक बात है। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट आपसे कर लेता हूं। लाइक सब्सक्राइब तो आप देखो आप करोगे, ठीक है, वो तो आपको आप कर ही दोगे ना, वो तो अच्छी बात है। हाँ, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यार ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको केमिस्ट्री बायो के टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे और नोट्स मिल जाएंगे। फ्री है, सब कुछ डाउनलोड कर लेना, टेस्ट सब कुछ फ्री है, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। भैया क्या फायदा होगा, कब क्लास होती है कब नहीं होती, सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी, टेस्ट का शेड्यूल आपको वहां मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। इतने कर रखिए, एक और कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर के बारे में बता देता हूं। चैप्टर का नाम डी और एफ ब्लॉक के तत्व है। ठीक, अपन पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग अपन पढ़ चुके हैं, ठीक बात है भैया, पढ़ चुके हैं। अब मैं कह रहा हूं डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और अगर आसान चैप्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आसान तरीके से पढ़ाएंगे तब आसान, ठीक है। और दो पार्ट्स में करेंगे इस चैप्टर को, दो पार्ट्स में ना, पहले बता देता हूं, दो भागों में करने वाले हैं भाई, है ना। करें शुरुआत अब, ठीक है। चलो डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। चलो जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, डी ब्लॉक के तत्व। अब भैया डी ब्लॉक कौन सा होता है? आ जाओ पहले पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यार आप सबने देखी होगी, कुछ इस प्रकार की दिखती है पीरियोडिक टेबल, ऐसी 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 ऐसी, अरे ऐसी दिखती है ना। तो ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका एस ब्लॉक होता है। ये तो एस ब्लॉक हो गया आपका, एस ब्लॉक। ये जो होता है ना, ये बड़ा वाला, ये क्या है आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और ये क्या हो गया आपका डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ये तो आपने पीरियोडिक टेबल में देख ही रखा होगा, बिल्कुल बेसिक बात है। तो डी ब्लॉक की अपन बात करने वाले हैं, चैप्टर का नाम ही डी ब्लॉक है, ठीक। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर जो तत्व होते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम होता है जी संक्रमण तत्व कहते हैं उनको। कौन सा कहते हैं? संक्रमण तत्व उनको कहा जाता है, इंग्लिश में उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे ना। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या डी ब्लॉक के अंदर आने वाले सारे के सारे तत्वों को संक्रमण तत्व कहेंगे? नहीं भैया, सबको नहीं कहते ना। डी ब्लॉक के अंदर आने वाले सारे के सारे जो तत्व हैं उन सबको नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, ध्यान से सुनना। तात्विक अवस्था में या सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल उपकोष शवशैल भरा होगा, वही क्या होगा? संक्रमण तत्व होगा। डेफिनेशन क्या है संक्रमण तत्व की? या तो तात्विक अवस्था में, मतलब एलिमेंटल स्टेट में, जैसे नॉर्मल आपका तत्व है उस अवस्था में, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली इस अवस्था में। या तो तात्विक अवस्था में तत्व अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, या फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +2 + 3 इस स्टेट में है। दोनों में अगर उसका डी ऑर्बिटल जो डी कक्षक है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होगा ना, आंशिक रूप से, सुना बात, अगर वो आंशिक रूप से भरा हुआ होगा तो उस तत्व को अपन क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व कहेंगे। कोई अपने पास में एक एलिमेंट है, ठीक है, अगर उसका डी कक्षक जो है वो आंशिक रूप से भरा हुआ है तो वो संक्रमण तत्व है, और अगर उसका डी ऑर्बिटल जो डी कक्षक जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है। खत्म हो गई यही बात है ना। तो संक्रमण तत्व कौन से होंगे? वो तत्व जिनका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हुआ होगा वो आपके क्या होंगे? संक्रमण तत्व होंगे। और जिनका डी ऑर्बिटल जो है डी कक्षक जो वो आंशिक रूप से नहीं भरा हुआ होगा, पूरी तरह से भरा होगा, फुल्ली फिल्ड जिनका होगा, वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे। तो ऐसा आप अपन ऐसा सोचते हैं ना कि डी ऑर्बिटल के अंदर आने वाले जितने भी डी ब्लॉक के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो जेडन CdHg ये सारे कहां आते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी, कहां आते हैं? ये सारे के सारे डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? जेडन CdHg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें डी कक्षक जो है ऑर्बिटल जो पूरी तरह से भरा हुआ होता है। और संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या कहती है कि आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए। आंशिक रूप से डी जो आपका ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, ना कि पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक बात है। अगर किसी भी तत्व को संक्रमण तत्व बनना है तो उसका डी ऑर्बिटल जो है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि डी ऑर्बिटल के अंदर आएंगे तो सारे हो जाएंगे, नहीं। ये देखो आपके सामने जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ये
डी ऑर्बिटल के अंदर तो आते, सॉरी डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक के अंदर तो आते हैं, लेकिन इनकी जो डी ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से नहीं भरी हुई होती, वो पूरी तरह से भरी हुई होती है। जेडन की बात करें तो इसके अंदर 3d10 पूरा भरा हुआ है, d10 पूरा भरा हुआ है, ठीक है। सीडी की बात करें, कैडमियम की बात करें तो 4d10 पूरा भरा हुआ है, ठीक है। एच जी की बात करें 5d10 पूरा भरा हुआ है। तो यहां पर पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, बस ठीक नॉर्मल सी बात हो गई। तो डी ऑर्बिटल, जी ब्लॉक, बार-बार मैं ऑर्बिटल बोलो, डी ब्लॉक के अंदर आने वाले जो तत्व होते हैं वो ज्यादातर संक्रमण तत्व हैं, लेकिन सारे के सारे संक्रमण तत्व नहीं है। डेफिनेशन आपको पता लग गई, संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, जिनके अंदर आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल भरा हुआ हो, उनको क्या कहेंगे अपन, संक्रमण तत्व कहेंगे। और जो पूरी तरह से जिनके अंदर डी ऑर्बिटल भरा हुआ होगा उसको अपन संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। चलो आ जाओ, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो चार प्रकार की इसमें डी सीरीज होती है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके अंदर 4 प्रकार की डी सीरीज हैं। कैसी, देखो ध्यान से, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ठीक ठीक है भैया। और इसमें आपका ये वाला क्या है, डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, एक मिनट, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, पी ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन, तो डी ब्लॉक के अंदर 4 प्रकार की डी सीरीज होंगी। कैसी भैया, ये देखो, ये जो पहली वाली जो सीरीज होगी उसको क्या कहेंगे अपन, इस जो पहली वाली सीरीज होगी उसको क्या कहेंगे अपन, 3D सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, 3D सीरीज। फिर इसके नीचे वाली होगी उसको क्या कहेंगे, 4D सीरीज, 4D सीरीज। फिर इसके नीचे वाली होगी उसको क्या कहेंगे, 5D सीरीज, 5D सीरीज। और इसके जो नीचे वाली होगी उसको क्या कहेंगे, 6D सीरीज, 6D सीरीज। तो ये जो डी ब्लॉक जो है आपका, डी ब्लॉक जो है इसमें क्या है, 4 प्रकार की सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। खत्म होगी बात है ना। तो 3D सीरीज है वो कहां से कहां तक होती है, स्कैंडियम से जिंक तक होती है, ठीक है। तो 3D सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से जिंक तक स्टार्ट, जिंक तक होती है आपकी 3D सीरीज। 4D यट्रियम से कैडमियम तक, और जो आपकी 5D सीरीज है वो लिथियम से आपकी मरकरी तक होती है। भैया 3D सीरीज का आपने बता दिया, 4D सीरीज का बता दिया, 5D सीरीज का बता दिया, 6D का क्यों नहीं बता रहे, 6D का क्या आपने कुछ नहीं लिखा। अपन इसकी 6D की बात ही नहीं करेंगे, 6D जो सीरीज होती है उसकी बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव जो आपके तत्व होते हैं उनकी अपने लिए वो केमिस्ट्री इतनी अवेलेबल है नहीं, उनकी केमिस्ट्री जो अध्ययन के लिए हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं पढ़नी है, और नहीं पढ़नी है तो हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगी। तो 6D सीरीज को अपन वो नहीं पढ़ना है, 3D 4D 5D को अपन को पढ़ना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अपन को एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, है ना। एलिमेंट्स के अपन को याद होना चाहिए, जैसे अपन याद कर लिया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसे याद किया। तो अभी अपन को डी ब्लॉक वाले भी थोड़े से अपन को याद रखने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना, ट्रिक्स विरिक्स बता देते हैं अभी आपको ना, ट्रिक विरिक बता देंगे, है ना। तो बस वही मार्केट के अंदर घूम रही है, वही ट्रिक है भाई अपने पास में भी। तो डी ब्लॉक के तत्व पहले आपको समझ में आ गया, 4 प्रकार की डी सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। 3D जो है वो स्कैंडियम से जिंक तक, और 4D आपकी जो है वो यूट्रियम से कैडमियम, और 5D जो है वो लिथियम से मरकरी, ठीक। चलो 3D सीरीज को याद रखने के लिए जो सिंपल से जो ट्रिक है, जो मार्केट के अंदर आप भी सुनते हो हर जगह और आपने पढ़ी भी होगी, तो वही ट्रिक्स है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ये ट्रिक तो उन सर ने बताई थी, आपको कॉपी, यही चल रही है भाई मार्केट के अंदर, वही है, ठीक है। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि अपने से कोई नहीं बताई मैंने। चलो इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो भाई, करना चाहो तो, बाकी आपको अगर पहले से कोई ट्रिक है तो उससे भी कर लेना। स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, इसको शक्ति, विक्रम, फेकू, निकुजी, उनसे भी बड़ा, ठीक है। तो ऐसा है कि जो शक्ति, विक्रम जो है वो फेकू है, लेकिन निकुजी जो है उनसे भी बड़ा फेकू है। ऐसे इसको याद रख सकते हो, करना चाहो। बाकी याद तो करना ही है, इस ट्रिक से याद करना है, वो नहीं करना वो आपकी मर्जी है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। 4D सीरीज को याद रखने के लिए, यार जरा निब्बी मोहब्बत तेरी रोक कर रोज पढ़ ले आगे कदम बढ़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है। क्या है, यार जरा निब्बी मोहब्बत, निब्बी मतलब निब्बा निब्बी वाली मोहब्बत जो है, ठीक है, उसको रोक दो और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आगे कदम बढ़ाओगे अपने, ठीक है। 5D सीरीज है उसको याद रखने के लिए जो ट्रिक है, बाकी याद तो अपने को करनी ही पड़ेंगे भाई, ट्रिक से थोड़ा काम चलेगा, ठीक है। ला हफ्ता वरना उस आयरन रोड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रिक है जो सब यूज करते हैं भाई, हमने भी वही करी है। इनसे आप याद करना चाहो कर लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐप पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी हुई है इनकी, जो आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनकी ये होती है, n-1 D 1 to 10 और ns 0 to 2, ठीक है।
क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो? अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो ना भैया, वो तो जानते ही हैं हम, ठीक। 1s2 2s2 तो फिर क्या है हम, ठीक है, वो जानते हो, वो जानते हो, तो बस ये भी कुछ नहीं है फिर, ठीक है। यहां पर n क्या है? n, ये n-1 ns, ये क्या है? ये बाह्य कोश को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? बाह्य कोश को दर्शा रहा है। और मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर ही बता चुका हूं बाह्य कोश क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी बता चुका हूं बाह्य कोश क्या होता है, और मैं यहां भी बताऊंगा, ठीक है। चलो बताते हैं आपको बाह्य कोश क्या है। जैसे मैं बात करूं यार, मैं बात करता हूं, चलो लिथियम की बात कर लेते हैं ना, लिथियम की बात कर लेते हैं। वैसे डी ब्लॉक चला, लेकिन अपन एग्जांपल के लिए आपको आसानी रहे इसके लिए लिथियम की बात कर लेते हैं। चलो जी कर लेते हैं भैया। लिथियम की बात करें, लिथियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं भाई? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, 3 होते हैं, सिंपल बात है। भरो जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2 2s1। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर बाह्य कोश कौन सी है, बाह्य शेल कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, वो बताइए, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कह दो, बाह्य कोश कह दो, जो आपका जी है वो कह दो। ये बाह्य कोश यहां पर कौन सी है? बाह्य कोश मुझे जैसा दिख रहा है कि भैया एक बड़ा होता है कि दो बड़ा होता है? अरे एक बड़ा होता है कि दो बड़ा होता है? भैया बड़ा तो दो ही होता है, ठीक है। इतनी तो मैथमेटिक्स तो आती है। तो दो अगर बड़ा होता है तो एक वाली तो अंदर रहेगी, ये तो अंदर वाली कोश होगी, दो वाली बाहर रहेगी, तो ये तो बाह्य कोश है। तो दो वाली जो शेल है वो क्या है आपकी? आउटर मोस्ट शेल है, यही बाह्य कोश है। तो यहां पर क्या है, ये जो दो है क्या, वो बाह्य कोश है। बस बाह्य कोश समझ में आ गया। अब आ जाओ, वापस आ जाओ, लिथियम वाला छोड़ो, अब आ जाओ यहाँ पे। लिथियम को मिटा देता हूँ वरना कंफ्यूज होगी बाद में नोट्स देख के, यार लिथियम क्यों लिखा होगा यहाँ पे। चलो, तो इनकी जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो सकती है? सामान्य सबकी, जितने भी डी वाले उनकी यही हो सकती है कि आपके जो डी, आप इनका जो ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर 1 से 10 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 1 से देखिए 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, अलग अलग के अंदर अलग अलग आएगी। तो एक कॉमन एक निकाल लिया ना, इनकी एक जनरल जो सामान्य आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमने निकाली है कि जो आपकी डी होगी उसमें 1 से 10 तक भरे जाते हैं, वो भरे जा सकते हैं। और जो आपका एस जो होगा, NS होगा, उसके अंदर 0 से 2 हो सकती है, तो 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो N क्या है? बाह्य कोश। अगर मैं 4 ले लेता हूं, N को ले लेता हूं, मैं 4 ले लेता हूं ना, तो 4s अगर 4s है तो वहां पर क्या होगा? 3d होगा, ठीक है। 4s है तो 3d होगा। भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा कि N-1d होगा और NS होगा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब जो बाह्य कोश जो होगी वो तो S होगा, मतलब बाह्य कोश अगर 4 है तो वहां पर 4s भरा जाएगा, और N-1 मतलब 4 में से घटाओगे तो 3d आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको लिख के बताता हूं, वरना थ्योरी में से तो ऐसे उलझते रहेंगे। चलो एग्जाम्पल से करते हैं जी, एग्जाम्पल से करते हैं। अरे मिट जा, एग्जाम्पल ले लो, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, चलो मैं Fe आयरन 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 26 क्या है इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है ना। थोड़ा तो आपको याद रहेगा, आप जब आप इसको याद रखोगे, वो शक्ति विक्रम वाली से आप याद करोगे तो ये थोड़ा तो आपको याद हो जाएगा कि किसके कितने हैं। स्कैंडियम के 21 है, ठीक है। उसके बाद में टाइटेनियम के इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको ना। Fe के 26 है एटॉमिक नंबर, और पूछेगा क्वेश्चन तो आपको देगा भी, लिखा हुआ भी देगा एटॉमिक नंबर, ठीक। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखनी है भैया, वो तो मैं बहुत आसान है, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। अभी बताते हैं, अभी सुनो तो सही, शुरू किया आपने, ठीक है। Fe जो 26, चलो 26 भर देते हैं। 1s2 ऐसे भरे क्या? अरे नहीं, ऐसे नहीं भरना है, ऐसे नहीं भरना है, तो भाई कैसे भरना है? भाई अपन ने देखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इससे पहले आने वाली जो आपकी नोबल गैस है ना, उसको देख लो। 26 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है भैया? 18 पे नोबल गैस आती है। कौन सी आती है जी? उसका नाम है आर्गन, ठीक है। भर दो जो आर्गन को, 18 तो बनने भर दिए। अब अपन को 1s2 2s2 नहीं लिखना है ना, 18 तो बनने भर दिए। 18 से आगे क्या भरना है वो सोचना है ना। 26 में से 18 माइनस कर दो, कितने बच गए भाई? 26 में से 18 माइनस करेंगे 8 बच गए, ठीक है। अब मैं 8 को कहां पर भरूं? AR का मतलब क्या है? यहां पर 3p6 भर चुका है। AR का मतलब क्या है? यहां पर 3p6 भर चुका है, और 3p के बाद में क्या आएगा? 4s आएगा। सिंपल बात है भाई, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या भरूंगा? 4s। s के अंदर कितने भरूं जी? भैया 2 भर दो, 2 भर दो। s के अंदर 2 भर जाते हैं, 2 भर दो, ठीक है। 18 मैंने AR के अंदर भर दिए, 2 मैंने यहां भर दिए, 18 2 20 तो हो गए। कितने बच गए जी? 6 बच गए। 6 को मैं कहां भरूं? 3D के अंदर भरूंगा। कहां भरूंगा? 3D। 3D क्यों? ये देखो N-1, अगर N अगर 4 है तो 1 माइनस कर दो, 3D आएगा, ठीक है। 3D में कितने भरूं? 6 भर दूंगा, ठीक है। ये इससे क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से अपन ने Fe की लिख दी। भैया तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे अभी दिखाऊंगा ना। चलो अगला एक और करते हैं, एक और करते हैं।
CO कोबाल्ट। ठीक है, कितना है जी इसका एटॉमिक नंबर 27। 18 तो मैं किस में भर दूंगा, AR में भर दूंगा। ठीक है, 18 तो भर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे के अपन को भरने हैं। 27 में से 18 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, चलो 9 को भरना है अपन को। 4s2 3d 4s2 20 हो गए, 3d 7। बस इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी हो गई। समझ में आया क्या? ठीक है, अब मान लो मेरे को Fe2+ की लिखनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी नॉर्मल। भैया ऐसे तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा कि आपको अगर Fe2+ की लिखने दे दे, ठीक है, अगर आपको बोले कि Fe2+ की लिखो भैया, किसकी लिखो, Fe2+ की अगर आपको लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखोगे भैया? ये भी बहुत आसान है, कैसे लिखना है? चलो, आपकी जो Fe है इसके एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 26 होता है। 26 होता है, नॉर्मल का होता है 26। ठीक है, लेकिन यहां पर Fe के ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, इससे निकाले जा चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करो, कितने आ गए? 24। ठीक है, चलो तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। AR मैंने लिख दिया, 18 तो मैंने भर दिए। ठीक है, चलो फिर क्या है आपका 4s आता है। क्या आता है? 4s। फिर क्या आता है? 3d आता है। ठीक है, 4s के अंदर मैं कितने भरूं? अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन, देखो पॉजिटिव का ध्यान रखना, 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। तो वो कहां से निकाले गए होंगे? 3d में से निकाले गए होंगे कि 4s में से? भाई नॉर्मल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होती है, Fe की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होती है। लेकिन यहां पर दे क्या रखा है, Fe2 पॉजिटिव दे रखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके होंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप मुझे देख के बताओ कि यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले होंगे? भाई 4s2 यहां से निकाले होंगे कि 3d में से निकाले होंगे? बताओ मुझे। तो एक बात सुन लो मेरे ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले भरे भी S में जाते हैं और निकाले भी S से ही जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले भरे भी S में जाएंगे और निकाले भी S से ही जाएंगे। तो 4s के अंदर ही पहले इलेक्ट्रॉन भरे गए थे और निकाले भी वो कहां से जाएंगे? S में से ही निकाले जाएंगे। तो यहां क्या कर दूंगा मैं, 4s क्या कर दूंगा 0, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ही निकाले गए होंगे S से ही। और 3d क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा। यह आपकी Fe2+ की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपकी हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे लिखते ना, एक मिनट दिखा, अगर आप इसको ऐसे लिखते Fe2+ की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आप इसको ऐसे लिखते AR 4s2 3d4। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप D से निकालते ना, D से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तो वो आपकी क्या हो जाती, बिल्कुल ही गलत हो जाती। वो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी बिल्कुल ही गलत हो जाती। ठीक है, तो ये वाली सही है। इस तरीके से ना, भरे भी पहले S में जाएंगे और निकाले भी पहले S से ही जाते हैं। आगे बढ़ो, चलो ये तो हो गया आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख लोगे भई आप, है ना। देखो मैं कह रहा हूं, अगर आपको ऐसे इच्छा हो कि हम तो 1s2 2s2 ऐसे करके लिखेंगे तो पूरा वैसे भी लिख सकते हो। टाइम बचाने के लिए अपन ने क्या किया, 26 से पहले अपन ने देख ली कौन सी आपकी आती है नोबेल गैस, कौन सी आती है, 18 आती है। 18 तो ऑटोमेटिकली भर गए ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लेनी ना अपन को, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 18 भर दिए अपन ने। ऐसे ही अगली जो आपकी जो नोबेल गैस वो कितने पर आती है, 36 पे आती है। 18 के बाद में कब आती है, 36 पे आती है। तो 36 के बाद में जब कोई अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 36 तो अपन KR में भर देंगे ना, और क्रिप्टन में भर देंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे एक्सेप्शंस की। यहां पर आएगा मजा, एक्सेप्शंस की बात करते हैं ना। तो यहां पर मैं एक्सेप्शन पहले आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शन को मैं यहां पर ही बता देता हूं। क्या एक्सेप्शन है भैया, देखो ध्यान से। NS1 विन्यास वाले कुछ तत्व हैं, NS1 विन्यास वाले कुछ तत्व हैं। भैया NS1 का मतलब क्या है, देखो आपने यहां पर देखा होगा, फिर अपने आयरन की जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो अपन ने AR भर दिया, उसके बाद में 4s2 भरा, उसके बाद में अपन ने 3d6 भरा, ऐसे अपन ने भरा। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर 4s के अंदर या फिर 5s के अंदर या फिर 6s के अंदर जो है 2 नहीं भरा जाएगा, सिर्फ एक ही भरा जाता है। नहीं, ठीक भाई, s के अंदर कितने भर सकते हैं भैया, 2 भर सकते हैं टोटल। ठीक है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग ये चलना चाहिए ना, पहले 2 S के अंदर पूरे भर दो, उसके बाद में आगे आप D के अंदर जाओ। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है कि उनके अंदर S के अंदर सिर्फ एक ही भरा जाएगा। जैसे आपने एक S के अंदर भर दिया, उसके बाद में आप D में चले जाओ, उसके अंदर आप दो नहीं भर सकते। ऐसे कुछ तत्व है, उनके बारे में बात करेंगे। आ जाओ। तो इनको याद रखने के लिए भाई मैंने एक छोटी सी प्रयास किया ट्रिक बनाने का, देख लेना, अगर पसंद आए तो ठीक है भाई, वरना ठीक आप अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, आज आया तेरे से मोहब्बत करने, क्यों रुकूं पटा कर रहूंगा। ठीक है, आज आया तेरे से मोहब्बत करने, क्यों रुकूं पटा कर रहूंगा। ठीक है, जज्बा देख रहे हो मेरा। ठीक है, आज आया तेरे से मोहब्बत करने, क्यों रुकूं पटा कर रहूंगा। चलो आ जाओ, आज से आप AZ को याद रख सकते हो। ठीक है, आया AU, ठीक है, तेरे से TC, ठीक है, मोहब्बत
एमओ, ठीक है, के आर सी आर, ठीक है, इसे याद रख सकते हो, एन ई एन बी, ठीक है, क्यों क्यू सी यू, मतलब ठीक है, रुकू आर यू, पढ़ाकर पीटी, और आपका रहूंगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ तत्व हैं। ये तत्व जो हैं आपके, इनके अंदर क्या भरा जाएगा, आपका NS1 विन्यास वाले हैं। अगर आपको इन्हीं तत्वों में से कोई भी एक तत्व दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर आपको NS1 ही भरना है, वहां पर आपको NS2 नहीं भरना है। मैंने आपको पहले बता दी कि NS1 वाले तत्व हैं। करके देखें, आज करके देखते हैं। सीआर को करते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे। सीआर कितना होता है जी इसका, 24, ठीक है भाई। करें स्टार्ट। 24 से पहले नोबेल गैस कौन सी आती है भैया, आर्गन आती है। कितना एटॉमिक नंबर, 18, ठीक है। तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने भर दिए। 24 में से 18 माइनस कर दो, कितने बचे, 6 बचे। 6 में कहां भरूंगा, 4s के अंदर कितने भरूं उस बार, तो कितने भरने हैं भैया, 2 भर दो, नहीं जी एक ही भरेंगे। कितने भरने हैं, एक ही भरेंगे। क्यों, क्योंकि ये NS1 विन्यास वाले हैं, बस खत्म हो गया ना। एक अपन ने 4s के अंदर भर दिया 18 और प्लस 1 19 हो गए, और अपन को भरने कितने हैं, 5 और भरने हैं, तो भर देंगे। चलो 3d5, ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इस तरीके से, बस ठीक है। ये कुछ तत्व है जिनका NS1 का मतलब जिनके S में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। जैसे अपन ने नॉर्मल यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये नॉर्मल तत्व है जिनके अंदर 4s2 किया अपन ने, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है इसके अंदर, है ना। एक और कर लेते हैं, जो करें CU कर लेते हैं, चलो 29। चलो जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी। 29 से पहले आपकी नोबेल गैस कौन सी आती है भैया, आपकी 18 हुई, आर्गन आती है ना। 18 भर दिए, 29 में से 18 भर दिए अपन ने, कितने बच गए, 29 में से 18 निकालेंगे, कितने बच गए, 11 बच गए क्या। चलो 4s के अंदर कितनी भरूं भैया, एक ही भरना पड़ेगा क्योंकि ये NS1 विनाश वाले, ठीक। 19 हो गए, 10 भरना अपन को, 3d10 हो जाएगा। ये लो जी खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो तो ये क्या है आपका, इसकी इलेक्ट्रॉनिक आपने कॉन्फ़िगरेशन देख ली, क्योंकि ये NS1 वाले तो मैंने आपको बता दिए। ये तत्व तो आपको इनके नाम याद रखने, आपको ये आपको ध्यान में होने चाहिए। बस इन तत्वों के अंदर क्या करना, आपको NS1 भरना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी आपको नॉर्मल तो आती है, आपको अरे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है भैया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें दिक्कत क्या आएगी, एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो एक और कर लेते हैं अपन, AG को कर लेते हैं, AG कितना जी इसका, 40 लकट 20 एट कुड़ी दा 47 विट कुड़ी। चलो एजी से पहले 47 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इससे पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या भैया, 18 तो आर्गन, उसके बाद में 36 पे आती है आपकी क्रिप्टन, ठीक है। तो वो ठीक है, चलो 36 पे आते हैं। तो एजी से पहले क्या भर देंगे अपन, 36 इलेक्ट्रॉन, 36 बोल रहा हूँ, एक KR को भरना, सॉरी, ठीक है, KR को कर देंगे। 36 इलेक्ट्रॉन अपने भर चुके, ठीक, 36 इलेक्ट्रॉन। तो 47 में 36 गए, मतलब कितने बच गए, 11 और बच गए। चलो 5s एजी है ना, तो 5d सीरीज का 5s आएगा ना। 5s1 एक ही भरना क्योंकि NS1 विन्यास वाला है, और 3d10, सॉरी 3d बोलो, 4d10 आएगा इस बार। 5s है तो 4d10, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा एजी का, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सारा देख सकते हो। एक चीज में आपको, अगर गूगल पे आप सर्च मारोगे तो आप एक के अंदर आपको दिक्कत मिल सकती है, और वो है ये वाला टेक्नीशियम। ये इस एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गूगल पे सर्च कराओगे तो आपको क्या मिलेगी, 4s2 मिलेगी, है ना, 4s2 नहीं 5s2 मिलेगी आपको ना, 4s2 बोले 5s2 मिलेगी आपको, वो गलत है जी, ठीक है। 5s1 ही भरा जाएगा, 5 गूगल पे आप सर्च कराओगे आपको 5s2 मिलेगी वहां पे, लेकिन नहीं 5s1 ही होगी। और एक चीज और बता दूं, 11th की एनसीईआरटी में इसको 5s2 दे रखा है, और 12th की एनसीईआरटी में 5s1 दे रखा है। भैया हमें कौन सा करना है, आपको 5s1 याद रखना है कि NS1 विन्यास वाला है, ठीक है। गूगल पे आप सर्च कराओगे इसको, मैंने भी करवाया था, ठीक है, और वहां पर आपको 5s2 मिलता है, लेकिन S2 नहीं भरा था, तो इसमें सिर्फ S1 ही भरा जाएगा, NS1 विन्यास, ठीक है। एग्जाम में NS1 ही माना जाएगा। चलो इस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। एक है यार NS0 वाला भी है, एक तत्व जो है, एक एलिमेंट जो है, वो भी एक्सेप्शन है जी, वो NS0 वाला है। NS0 का मतलब उसके NS के अंदर कोई भरा ही नहीं जाएगा, डायरेक्ट D के अंदर भरो जी।
देखो पहले अपन ने देखा जो नॉर्मल तत्व विचार है वो क्या है, पहले NS के अंदर भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर D के अंदर जाएंगे। फिर अपन ने NS1 वाले देखे कुछ एलिमेंट्स जिनके अंदर एक S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में D के अंदर जाओ। यहां पर क्या है NS0 वाला, इसके अंदर S के अंदर कुछ भरो ही मत, डायरेक्ट D के अंदर जाओ जी। ठीक है, कौन सा है जी, एक ही तत्व है, याद रखना है, PD। क्या है, PD। NS0 है जी, इसका क्या है, NS0। चलो इसको करके देख लेते हैं। PD 46, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 46। भरो जी इसको। 46 से पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या, आती है ना भैया, क्रिप्टन आती है। चलो भर देते हैं उसको कि यार 36 भर दिया अपन ने। अब कहां भरे इलेक्ट्रॉन भाई, 46 में से 46 में से 46 में से 36 माइनस कर दो जी, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक, अब 10 इलेक्ट्रॉन में कहां भरूं, S के अंदर भर दूं क्या, अरे 5S के अंदर भर दूं क्या 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं भरने भैया, क्यों, क्योंकि NS0 वाला है, S के अंदर तो भरने ही नहीं, डायरेक्ट D के अंदर आओ, 4D 10 कर दो, क्या कर दो, 4D 10 कर दो। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। याद रखनी है PD के अंदर NS0 है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये नहीं पढ़ते, देखो सबसे पहले तो आपको ये यार 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज याद होनी चाहिए। ज्यादा भी नहीं याद कर पाओ तो 3D सीरीज तो कम से कम याद कर ही लेना। ठीक है, एक थोड़ा सा टाइम लगा के 3D सीरीज तो कम से कम याद कर लेना। 3D और 4D याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक विनाश की मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक विनाश की अपन ने बात कर ली है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विनाश के अंदर नॉर्मल है जी NS, जो इसका जो सामान्य जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो विनाश होगी वो क्या होगी, NSN-1D 1 से 10 भरे जाएंगे उसके अंदर, और NS के अंदर आपके 0 से 2 भरे जा सकते हैं। कुछ के अंदर 0 भरेंगे, कुछ के अंदर 1 भरेगा, कुछ के अंदर 2 भरेगा। फिर मैंने नॉर्मल जो आपके तत्व है उनकी बात कर ली। जो आपके नॉर्मल तत्व होंगे उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर भैया सिंपल है जी, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर आप भर दो अकॉर्डिंग टू आप रूल के अंदर क्या है, पहले 4S के अंदर भरेंगे, फिर अपन 3D के अंदर जाएंगे, फिर अपन D के अंदर जाएंगे, पहले S के अंदर फिर D के अंदर जाएंगे ना, S 4S, ये तो 5S भी हो सकता है ऐसे, है ना। उसके बाद अपन ने बात करी कुछ NS1 विन्यास वाले तत्व भी हैं, उनके नाम मैंने आपको बता ही दिया, ट्रिक के साथ में बता दी। और वहां पर क्या है, वहां पर अपन ने देख लिया कि वहां पर जो S है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में भरा उसके 2 जाना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है तो 1 ही भरा जाएगा वहां पर, और फिर अपन D के अंदर भरते हैं। फिर अपन ने एक NS0 वाला भी देख लिया PD, उसके अंदर 0 भरे जाएंगे, S के अंदर भराया नहीं जाता, डायरेक्ट अपन क्या है D के अंदर भरते हैं। चलो ये अपन ने देख लिया, एक्सेप्शन के साथ में देख लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d6 है, किस आयरन का, आयन का है, यहां पे आयरन नहीं है ब्रो, आयरन नहीं है, ये आयन, गलती मेरे से हुई है भाई, लिखा जो मैं नहीं है, आयरन नहीं है, आयन है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d6 है, बताओ मुझे, अपन को ये बतानी है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से, इन 4 में से किसकी होगी वो अपन को देखना है। चलो जी Ni से शुरू करते हैं, निकिल देखते हैं, निकल को Ni। ठीक है, पहले नॉर्मल Ni की देख लेते हैं। निकल के कितने आपके एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, वो 28 होता है। ठीक है, चलो इसलिए मैंने कहा कि याद थोड़ा होना चाहिए आपको, 3D सीरीज 4D सीरीज तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, लिख देते हैं जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिख देते हैं। चलो 28 से पहले एक नोबेल गैस आती है Ar, जिसका 18 अपन तो बनने भर दिए, 18 भर दिया, 28 में से 18 भर दिया, 10 और बच गए। फिर अपन किसमें भरेंगे, नॉर्मल वाला जी, निकल तो क्या है आपका नॉर्मल वाला एलिमेंट है, इसके अंदर तो 4s2 भर दो। ठीक है, S2 बनने भर दिया। ठीक, अब कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और बच गए, उनको भी भर देते हैं 3d8। ये तो हो गई आपके नॉर्मल निकल की, लेकिन अपने ऑप्शन में क्या है, Ni+3 में है। ठीक है, 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले जा चुके हैं, Ni में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इसकी हालत कैसी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। Ni+3 की बात करते हैं, तो Ar, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब, ये तो नॉर्मल Ni की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से भैया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले भरे भी S में जाते हैं और निकाले भी S में जाते हैं। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन अपने कौन से निकालेंगे, S वाले निकाल देंगे, तो यहां पर 4s क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने S में से निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, वो D में से निकालना पड़ेगा जी। 4s 0 3d7 हो जाएगा जी। ये इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन को कौन सी चाहिए, Ar3d6 चाहिए, ये क्या आ रही है Ar3d7 आ रही है, अपन को 3d6 चाहिए जी। ठीक है, तो ये अपना Ni, ये वाला ऑप्शन तो अपना नहीं है।
ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन ना देख के अपन सीधा क्या देखते हैं, कोबाल्ट को देख लेते हैं ना जी। कोबाल्ट को क्यों देख रहे हो भैया, डायरेक्ट क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 28 होता है निकल का। ठीक है, निकल का 28 एटॉमिक नंबर है, तब इसका क्या है 3d7 आ गया, Ar3d7 आ गया। अपन को चाहिए Ar3d6। ठीक है, और कोबाल्ट का कितना होता है 27 होता है, इसके एक पीछे ही होता है, तो उसका 3d6 आ सकता है। तो करके देख लेते हैं, आ जाओ, उसी का आएगा, करके देख लेते हैं बस। CO27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जी इसकी, Ar 18 भर दिए, 4s2 3d7, यही होगी क्या, और यही होगी क्या 4s2, Ar में 2 20 हो गए 27। ठीक है, हो गए। अब अपन को कोबाल्ट की थोड़ा चाहिए, अपन को तो CO3+ की चाहिए, CO3+, दूसरा कलर ले लेते हैं चलो। अपन को तो CO3+ की चाहिए। ठीक है, तो CO3+ का मतलब क्या है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या है निकाले जा चुके हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन अपन को निकालने हैं। ठीक है, तो फिर मैं Ar लिख दूंगा, 18 तो भर दिए अपन ने। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकले होंगे भैया, पहले भरे भी एस में जाते हैं, निकाले भी एस में जाएंगे, तो 2 तो मैं एस वाले निकाल दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मैं कहां से निकालूं भैया, 7 से, इसमें से डी में से निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। यही तो अपन को चाहिए, Ar3d6 वाला अपन को आयन ही तो चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी जी करेक्ट है। हो गया, आया समझ, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं भैया इस पर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहेगा कि NS1 वाले कौन से हैं, NS1 वाले कौन से हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे और वहां आप गलती कर जाओगे। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल वाले कौन से हैं, NS1 वाले कौन से हैं, NS0 वाला तत्व जो है वो कौन सा है, और उसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको कि कौन से एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके अंदर ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, आपको अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप इसको आसानी से सोल्व कर जाओगे, क्योंकि आपको सब पता रहेगा। आपको पता रहेगा अगर ये NS1 वाला नहीं है तो मतलब ये नॉर्मल है, NS0 वाला भी नहीं है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, लेकिन आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो क्या, इसका एटॉमिक नंबर। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि कम से कम आप किसका याद कर लो, 3D और 4D सीरीज आप कम से कम याद रख लेना। 3D और 4D सीरीज आप कम से कम इनको याद रख लो। ठीक है, सीरीज में आप याद रख लोगे तो इनके आपको जो एटॉमिक नंबर वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आपने केमिस्ट्री क्रैश कोर्स वाली जो सीरीज ये चल रही है, इसके अंदर आपने अगर मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर भी ये आइडिया आपको दे दिया था। जब मैंने आपको वहां पर परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस वगैरह पढ़ाई थी, तो मैंने आपको डी ब्लॉक वालों की भी गाथा वहां पर गाई थी। लेकिन आपको ये लग रहा होगा भैया पी ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल तो हमने आपसे पढ़ा ही नहीं, हम तो डी ब्लॉक पढ़ना है, तो कोई नहीं, हम वापस रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, और आपने अगर पढ़ा होगा तो भी भूल गए होंगे ना, अब तक थोड़ा ना याद रहा होगा आपको। चलो देखो, 3D सीरीज की बात करते हैं। ये सारे आपके क्या है, 3D सीरीज के आपके तत्व है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर ऐसा नहीं है यार, है ना, जैसे अपन ने पढ़ा कि भैया आप सेकंड पीरियड के अंदर जाएंगे अपन तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये अपन ने पढ़ा था वहां पे, है ना। लेकिन वैसा यहां पर सीन नहीं है, वैसा सीन यहां पर नहीं है। क्या सीन है यहां पर, यहां पर ट्रेंड जो है वैसा नहीं कि भाई लेफ्ट से अपन राइट की तरफ जाएंगे पीरियड के अंदर तो ऐसा होता जाएगा, नहीं। यहां पर जो है अलग अलग चीजें बीच बीच में घटती रहती हैं भैया। कैसे, देखो ध्यान से, मैं स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाऊंगा ना, मैं स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, यहां पर साइज कम होगी। जब मैं स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाऊंगा तो साइज क्या होगी, घटेगी। फिर मैं आयरन से कॉपर तक जाऊंगा तो साइज क्या होगी, सेम रहेगी। और जब मैं कॉपर से जिंक की तरफ जाऊंगा तो साइज बढ़ेगी। तो अलग अलग क्या है अपन को ट्रेंड देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि भैया अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगी, साइज घटेगी, साइज बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं सीन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, अलग अलग ट्रेंड अपन को देखने को मिलते हैं। अब इसका रीजन की बात करते हैं। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन वापस बताऊंगा। चलो, स्कैंडियम से जब अपन मैंगनीज की तरफ जाते हैं, स्कैंडियम से जब अपन मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण जो है ना वो अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो कम होता है। भैया ये क्या होता है, अरे ये अगर आपने पीरियोडिक टेबल कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपको पता है। वापस बता देते हैं, चलो हम भी बता देते हैं। वैसे बताया मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसलिए पीरियोडिक टेबल सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि सारे बेस है जी वो सारे चैप्टर्स का ना, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। चलो जो
ठीक है। बीच में क्या है जी, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में, ठीक है। यहां क्या है जी, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 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 पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल भैया ये तो खींचेगा ही खींचेगा, ठीक है। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये पॉजिटिव इन नेगेटिव को, बाहर वाले नेगेटिव को अपनी तरफ खींचे तो इसकी एटम की साइज कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? भैया ये बात तो आप थोड़ी सही तो कह रही हो। मैं ये कह रहा हूं यार, कॉमन सेंस की बात, साइंस को भूल जाओ, साइंस को भूल ही जाओ, कॉमन सेंस से देखो। मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव जो है इन बाहर वाले नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी नहीं हो जाएगी? भैया ये बात तो आप ठीक कर रहे हो, छोटी तो हो जाएगी। लेकिन बीच में आप एक चीज और देखो, इसको क्या कहते हैं, ये तो नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जितनी जोर से खींचता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। जितनी जोर से न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसको क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, ठीक। और मैं कह रहा हूं कि जब ये पॉजिटिव इन बाहर वाले नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा होगा, उस टाइम पर बीच में क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो होंगे। और आप सबको पता है नेगेटिव एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को बाहर की तरफ धकेलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये अंदर वाले नेगेटिव जो है, वो बाहर वाले नेगेटिव को जितनी ज्यादा जोर से धक्का मारेंगे, साइज क्या है एटम की, बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का मारेंगे तो साइज क्या हो जाएगी, एटम की बढ़ जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धकेला जा रहा है तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल भैया आप ठीक बात कर रहे हो। तो अगर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाएंगे तो एटम की साइज बड़ी होगी, और अगर ये न्यूक्लियस अपना ज्यादा असर दिखा पाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वापस एक बार रिपीट करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं किसी भी एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, भैया बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, भैया ये भी ठीक बात आपकी, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। न्यूक्लियस कहता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस जो है वो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जितनी जोर से खींचेगा, अगर ये जो न्यूक्लियस है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में सक्षम है तो इस एटम की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब आगे सुनो, मैं कह रहा हूं कि ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का भी तो मारेंगे, बिल्कुल भैया धक्का मारेंगे। जितनी जोर से अगर ये धक्का मारेंगे उतनी साइज क्या हो जाएगी, एटम की बड़ी हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, या फिर आवरण प्रभाव इसको कहा जाता है, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का मार रहे हैं, आवरण प्रभाव। न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, क्या होता है, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ में आ गई बात, आ गई भैया। अब देखो, जब अपन स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो होता क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है ना वो अधिक होता है। ये नाभिक है जी, और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन जो है, आकर्षण जो है वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और जब खींचता तो साइज क्या होती है जी, छोटी होती है, ठीक है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण, धक्का मुक्की कम हो रही है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच में धक्का मुक्की कम हो रही है, तो ये बाहर इनको धकेलेंगे नहीं तो ये जो न्यूक्लियस है वो इनको अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए क्या हो रहा है, यहां पर साइज कम हो गई, ठीक है। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाने पर क्या होती है, साइज कम होती है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण अधिक है और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण कम है। फिर अपन आयरन से जब अपन कॉपर की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बराबर का होता है। यहां पर क्या होता है, जब अपन आयरन से कॉपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है,
नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना अट्रैक्शन होगा ना, जितनी जोर से वो खींच रहा है अंदर की तरफ, उतनी ही जोर से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेल भी रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वापस सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि अंदर वाला जो न्यूक्लियस है, अंदर वाला न्यूक्लियस मतलब अंदर ही होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जितनी जोर से अपनी तरफ खींच रहा है, उतनी ही जोर से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर धक्का मार रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर का यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जितना आकर्षण हो रहा है उतना ही प्रतिकर्षण हो रहा है, तो साइज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। भैया समझो ध्यान से, मेरे पास क्या खड़ी है, बीच में यहां लड़की खड़ी है, एक साइड से मैं खींच रहा हूं, दूसरी साइड से कोई उसको और खींच रहा है, एक हाथ में उसका पकड़ के खींच रहा हूं, दूसरा हाथ कोई दूसरा खींच रहा है। जितनी जोर से मैं खींच रहा हूं उतनी ही जोर से वो खींच रहा है। लड़की दोनों में से हमारे किसी के भी करीब आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। उसका हाथ दोनों निकल जाए वो अलग बात है, बीच में रह जाएगी वो। इसीलिए क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण जो है वो और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण दोनों बराबर है जी, बराबर है तो लगभग साइज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। पता लग गया रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। जब अपन कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं ना, कॉपर से जब अपन जिंक की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ेगी, साइज यहां पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, रीजन देखते हैं। डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरे होते हैं। डी ऑर्बिटल जो है यहां पर देखो, जिंक के अंदर मैंने आपको बोलते बोलते मेरी जीभ जो है दांतों के नीचे आ गई और कट गई, ठीक है। चलो, और यू नो द पेन, ठीक है। दर्द कैसा होता है जीभ जब कट जाए तो, और अपने ही दांतों से कट जाए। चलो चलो, डी ऑर्बिटल जो है जिंक के अंदर पूरी तरह भरी हुई होती है। डी ऑर्बिटल भाई 3d10 होता है, उसके अंदर डी ऑर्बिटल पूरी भरी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है, ठीक है। तो भरे होने के कारण प्रतिकर्षण क्या है, बढ़ जाता है। मैं कह रहा हूं कि आपका जो Zn है इसके अंदर क्या है, 3d10 जी, 3d10 है। और 3d10 होने का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत क्या है, अधिक। बहुत अधिक होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी भैया, लड़ाई होगी आपस में, और लड़ाई होगी तो खत्म है जी खेल, ठीक है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो साइज क्या है, बढ़ती है। तो यहां पर तो धक्का मुक्की बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसलिए धक्का मुक्की बढ़ेगी और साइज क्या है, बढ़ जाती है। धक्का मुक्की होगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धकेला जाएगा, बाहर की तरफ धकेला जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो Zn की साइज यहां पर बढ़ती है ना। तो ये आपको ट्रेंड याद रखना है, किस प्रकार से होता है सारा मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बात कर ली, अपन आप लेफ्ट से राइट जाओगे तब मैंने आपको बात कर ली, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तब क्या होगा, है ना। तो 3D सीरीज से 4D सीरीज में जब आप आते हो तब आपको क्या ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, 4D से आप 5D में जाते हो तो क्या ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे अपन ने बात करी पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जब अपन ग्रुप के अंदर, किसी भी एक ग्रुप के अंदर जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो होता क्या है, तब होता क्या है, साइज क्या है, बढ़ती है। जब ग्रुप के अंदर अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ती है, अपन ने यही पढ़ा है, ठीक। लेकिन यहां पर देखना, जब अपन 3D से 4D आते हैं ना, 3D सीरीज से 4D की तरफ आते हैं तो कोर्स की संख्या बढ़ती है, शेल्स जो होती हैं उनकी संख्या बढ़ती है, और उनकी संख्या बढ़ने के कारण आकार भी बढ़ता है ना। 3D से 4D आते हैं, 3D सीरीज से अपन 4D में जब आएंगे तो साइज क्या है, बढ़ती है। लेकिन जब अपन 4D से 5D में आते हैं ना तो साइज लगभग समान होती है। वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि 3D से 4D में आते हैं तो कोर्स की संख्या बढ़ती है, मतलब शेल्स की संख्या बढ़ती है, और शेल्स की संख्या बढ़ने के कारण आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, साइज क्या बढ़ती है। 3D से 4D आएंगे, 3D से 4D आएंगे, साइज बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि शेल्स की संख्या बढ़ रही है। पहले कितनी थी, मान लो ये मैं एग्जांपल के लिए एक एटम ले रहा हूं, ये एक एटम है, ठीक है। 3D के अंदर मान लो, 3D के अंदर मान लो इसके अंदर क्या है, 5 शेल्स हैं, 5 कोष हैं इसके अंदर, है ना, 5 कोष हैं इसके अंदर, है ना। और 4D के अंदर आते हैं, इसके अंदर कितनी होगी, 6 कोष 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 होगी। तो साइज किसकी बड़ी होगी, जिसके अंदर 6 कोष होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 3D से 4D आएंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। यहां तक तो भैया ठीक बात है। अब बात करते हैं अपन 4D से 5D आने पर क्या होगा। 4D से 5D आने पर होता क्या है वो ध्यान से देखना। 3D से 4D आएंगे, साइज बढ़ेगी। 4D से 5D आने पर साइज लगभग समान रहती है। भैया ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ है, ध्यान से सुनना। ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि 5D से पहले कौन भरे जाएंगे, 4f भरा जाएगा, ठीक है। 5D सीरीज के अंदर 5D में इलेक्ट्रॉन भरे जाने से पहले कौन भरा जाएगा, 4f भरा जाएगा। कौन भरा जाएगा, 4f भरा जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 4f वाले जो इलेक्ट्रॉन्स, 4f जो ऑर्बिटल होती है, इसकी जो आवरण प्रभाव होता है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, वो इतना कम होता है कि वो होता ही नहीं है, अभी समझाता हूं आपको, ठीक है। एक बार मैं लिख दूं यहां पे, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर अपन समझेंगे इसको ना। 5D से पहले, 5D सीरीज के अंदर 5D से पहले कौन भेजेंगे, 4f ऑर्बिटल भरा जाएगा ना। 5D से पहले
से पहले 4f ऑर्बिटल भरा जाता है और f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में लिख देता हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर आवरण प्रभाव, इंग्लिश हिंदी में आवरण प्रभाव इतना कम होता है, इतना कम होता है कि होता ही नहीं है, तो इस पर कौन सा गाना फिट होगा, इस एफ ऑर्बिटल के लिए कौन सा गाना फिट होगा, इनसे होता ही नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ जी। मैंने कहा क्या है, ठीक है, जो मैंने बातें बोल रहा हूं ना बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं 5D से पहले 4f ऑर्बिटल जो वो भरी जाएगी, और 4f वाली जो ऑर्बिटल होती है ना, जो f ऑर्बिटल होती है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो आवरण प्रभाव होता है, वो इतना कम होता है ना कि वो होता ही नहीं है। अगर आपने अभी तक लेक्चर वो ध्यान से सुना होगा तो आप इसका रीजन समझ गए होंगे। आ जाओ, रीजन मतलब ये जो 5D और 4D का जो साइज सेम है ना, उसका रीजन समझ गए होंगे। देखो आ जाओ, मैंने क्या कहा आपको कि अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का मारेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जितना जोर से धक्का मारेंगे, इसको क्या कहते हैं अपन, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव कहते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जितनी जोर से धक्का मारते हैं, उसी को कहते हैं आवरण प्रभाव कहते हैं। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि इसी से क्या बोलते हैं, साइज भी बढ़ती है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर धक्का मारेंगे तो एटम की साइज क्या बढ़ती है। ठीक भैया, और अब क्या हुआ, 4f ऑर्बिटल जो है ना, 5D से पहले कौन भरा जा रहा है, f ऑर्बिटल भरी जा रही है। और f ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, f ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मान लो कि ये बाहर वाली कौन सी है, ये कौन सी है, 5D है, और ये अंदर वाली कौन सी है, 4f है। और मैं ये कह रहा हूं कि अंदर जो 4f है ना, ये जो 4f के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4f कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या धक्का मुक्की कर ही नहीं पाते, वो इतनी रकम धक्का मुक्की करते हैं कि वो करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखें, धकेलेंगे नहीं, और धकेलेंगे नहीं, धक्का मुक्की करेंगे नहीं, तो साइज बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी साइज, क्योंकि अंदर न्यूक्लियस तो बैठा ही है, ये तो अपना काम कर नहीं रहे, ये तो धक्का मुक्की कर नहीं रहे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और साइज क्या रहेगी, कम रहेगी। अपन ने सोचा क्या था कि अपन 4D से 5D जाएंगे तो साइज क्या है, बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 4D और 5D की साइज लगभग समान रहती है। रीजन क्या है, क्योंकि 5D से पहले कौन भरे गए, 4f वाले भरे गए, और 4f जो f ऑर्बिटल है, उसकी स्क्रीनिंग प्रभाव जो है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की धक्का मुक्की करने की जो क्षमता है, वो इतनी कम होती है कि होती नहीं है। इसलिए क्या है, यहां पर साइज क्या है, दोनों की समान है। और इस चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। और इस पर क्वेश्चंस आते हैं खतरनाक भाई। ठीक है, लेंथेनॉइड संकुचन, यही है लेंथेनॉइड संकुचन। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज मैं यहां पर और बता दूं कि कौन से ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग प्रभाव ज्यादा अधिक होता है। बता चुका हूं वैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं। जो आपके एस ऑर्बिटल होता है ना, जो आपका एस ऑर्बिटल होता है, इसका आपका स्क्रीनिंग प्रभाव सबसे अधिक होता है। पी वाले का उससे कम होता है, डी वाले का उससे कम, और एफ वाले का तो होता ही नहीं है। ठीक है, इतना कम होता है कि होता ही नहीं है। तो ये आपका ऑर्डर मिल गया आपको। ठीक है, सारे इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। तो आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, कि 4D और 5D की साइज लगभग समान क्यों रहती है, क्योंकि 5D वाले धक्का मुक्की नहीं कर पाते, सॉरी 4f वाले धक्का मुक्की नहीं कर पाते, तो 5D की साइज इसीलिए कम हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। ये लेंथेनॉइड संकुचन, ये तो आपको समझ में आ गया। लेंथेनॉइड संकुचन को देख लेते हैं थोड़ा ना। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D सीरीज का आकार और रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड जो संकुचन है उसके कारण 5D और 4D जो सीरीज है, 4D और 5D जो सीरीज है, उसका आकार साइज तो सेम है, अभी तो थोड़ी देर पहले देखा ना, और उनके रासायनिक गुण भी समान हो जाते हैं। आज देखो, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D की साइज तो सेम होती ही है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनके रासायनिक गुण भी समान हो जाएंगे। रासायनिक गुण मतलब अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं एक पानी का बीकर लूं, ठीक है, पानी भरा हुआ इसमें, और पानी भरे हुए बीकर में क्या डाल दूंगा मैं, 1 मिनट जा रहे, इसमें मैं क्या डाल दूं, इसमें 4D डाल दूं और 5D डाल दूं। ठीक है, तो दोनों में हम पता नहीं लगा पाएंगे कि 4D वाला कौन सा, 5D वाला कौन सा। क्यों, क्योंकि दोनों के क्या रासायनिक गुण क्या समान है। बस समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक है,
चलो, तो आपकी जो लेंथिनोइड संकुचन है, इसके कारण इनकी 4D और 5D वाले जो सीरीज हैं, इनकी अब एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए 4D सीरीज में कौन से होते हैं, 5D सीरीज में कौन से होते हैं, बता चुका हूं आपको, है ना। तो 4D और 5D सीरीज वालों की साइज तो सेम होगी ही होगी, उसके अलावा इनके रासायनिक गुण भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। क्वेश्चन है जी आपके सामने, लेंथिनोइड संकोचन का कारण क्या है, ठीक है। लेंथिनोइड एग्जाम में आया, क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, लेंथिनोइड संकोचन का कारण क्या है बताओ। ऑप्शन आपके सामने, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, बताओ। लेंथिनोइड संकोचन का कारण है पहला एफ ऑर्बिटल का नगण्य स्क्रीनिंग प्रभाव, नगण्य मतलब है ही नहीं, ठीक है। बढ़ता नाभिकीय आवेश, एफ ऑर्बिटल का बढ़ता नाभिकीय आवेश, ठीक है। वो घटता नाभिकीय आवेश, घटता स्क्रीनिंग प्रभाव। नाभिकीय आवेश क्या होता है, यह इस लेक्चर में बता चुका हूं आपको, और आपको मैं पीरियोडिक टेबल में तो पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। बताओ जी कौन सा ऑप्शन, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने आपको, चलो बता देते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्या लिखा हुआ है यहां पर, स्क्रीनिंग पर लेंथिनोइड संकुचन क्यों होता है, जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल का क्या है, स्क्रीनिंग प्रभाव, आवरण प्रभाव इतना कम होता है कि होता ही नहीं है, तो वही ऑप्शन लिखा हुआ है ना, एफ ऑर्बिटल का नगण्य स्क्रीनिंग प्रभाव। देखो यहां पर देखो, एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव इतना कम होता है कि होता ही नहीं है, थोड़ी देर पहले तो बताया, वही आपका ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे अपन अगला जो टॉपिक अपना गलनांक तथा कथनांक, ठीक है। इसको करते हैं और चलो, गलनांक और तथा कथनांक, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ना। यहां पर आप देखते हैं, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो गलनांक जो है ना आपका, गलनांक जो है पहले अधिकतम तक बढ़ता है ना, पहले बढ़ेगा और उसके बाद में 3D सीरीज के बाद, 3D सीरीज के अंदर पहले बढ़ेगा और उसके बाद में कम हो जाएगा, ठीक। अभी देखते हैं, गलनांक जो है पहले अधिकतम तक बढ़ेगा, पहले अधिकतम तक बढ़ता है, एकदम से बढ़ेगा बढ़ेगा और फिर एकदम से डाउन आ जाएगा, ठीक है, और फिर घटता है, क्योंकि पहले अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, बढ़ती है और फिर क्या है, घटती है। अभी इसको समझाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बढ़ती है घटती है, क्या होगा, आ जाओ बताते हैं। स्कैंडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम Sc, ठीक है। स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर कितना, 21। करो जी एटॉमिक इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखो, AR 18 बढ़ दिया मैंने, चलो उसके बाद 18 बढ़ दिया, 21 में से 18 गए, कितने बच गए, 3 बच गए ना, चलो। तो 4s2, ठीक है, और 3d1, ठीक है। अब इसको डब्बे बना दो, ये एस के हो गए और ये यहाँ पर मैं 5 डी के बना देता हूँ, 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये 4 1 5, ठीक है। चलो बढ़ देता हूँ डब्बों के अंदर, एस के अंदर 2 हैं तो बढ़ दिए मैंने, और डी के अंदर 1 है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर डी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 1 है, अयुग्मित है। अयुग्मित का मतलब जिनका कोई जोड़ा नहीं है, देखो एस वाला को देखो जोड़ा है जी, यहाँ पर क्या है, जोड़ा है, 2 है मतलब जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जोड़ा नहीं है, तो यह अयुग्मित है, कोई युग्म नहीं बना हुआ, तो ये अयुग्मित है। जैसे ही मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं, टी आई है ना, इसकी कितने 22, ठीक है। तो मैं पहले भर दूंगा AR 18 भर दिए मैंने, फिर आपका 4s2 और 3d2, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, डब्बे बना देते, 5 बनाने हैं ना इसकी, तो 1 2 3 4, ठीक है। चलो 2 मैं इसके अंदर भर दूंगा, ठीक है, 1 और 2 भर दिए। अब यहाँ पे देखो, स्कैंडियम के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, 1 ही था, और टाइटेनियम के अंदर कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे क्या है, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं देखो, गलनांक पहले अधिकतम पर बढ़ता है, अधिकतम तक बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा 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 और फिर घटता है, और उसके बाद घटेगा, ठीक है। क्योंकि पहले ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ रही है। देखो स्कैंडियम के अंदर 2, ठीक है, फिर टाइटेनियम के अंदर 3, फिर आपके आ जाएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बढ़ती जाएगी और फिर क्या है, घटती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर देखो, स्कैंडियम से अपन जब क्रोमियम तक जाते हैं ना, स्कैंडियम से Cr तक जब अपन जाएंगे तो क्या होगी, साइज आपके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में Mn पर अपन को क्या है, एक डिप देखने के लिए मिल रहा है। Mn क्या है आपकी, कम हो रही है, एकदम से कम हो रही है। यहां पर ये क्या है, देखो Mn के ऊपर लिखते हैं ना, Mn, ठीक है, 25, AR, फिर आपका 4s2 और फिर आपका 3d5, इसके अंदर आपके 2 भर दिए मैंने। चलो इसको थोड़ा सही बनाते हैं यार, बनाएगा नहीं है।
ये यार यहां आ जाएगा आपका 4s2, यहां आ जाएगा आपका 3d5, एक दो तीन चार, इसमें भर देता हूं मैं। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए ना, तो 5 तो अधिकतम है, ठीक है, 5 क्या है यहां पर? अधिकतम। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करो कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर एमन में आके यहां पर एक डिप ले रहा है ना। तो वो डिप क्यों ले रहा है? डिप इसीलिए ले रहा है कि एमन और टीसी, ठीक है, मतलब ये 3D सीरीज के अंदर आपका एमन जो है इसके अंदर डिप आएगा, और ऐसे ही डिप कहां पर आएगा? आपका 4D सीरीज के अंदर आएगा। 4D सीरीज के अंदर एमन के नीचे कौन होता है? टीसी होता है ना, टेक्नीशियम में आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल है। यहां पर देखो डी ऑर्बिटल कितना? आधा भरा हुआ, हाफ फिल्ड है, ठीक है, आधा ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसलिए क्या है? ये स्थिर है, थोड़ा सा स्थिर होने के कारण इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उनका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर नहीं भटकेंगे, और इधर उधर नहीं भटकेंगे तो थोड़ा सा अपन को क्या है यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। एक बार मैं वापस बोलूंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा आपको कि गलनांक और क्वथनांक जो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका आप एक अपन क्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो गलनांक है पहले अधिकतम तक बढ़ता है, पहले बढ़ेगा और उसके बाद में घटेगा। क्यों हुआ है ऐसा? मैंने कहा कि पहले अपन जब स्कैंडियम से अपन क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो क्या होते हैं? आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। क्यों? देखो यहां पर देखो, स्कैंडियम के अंदर कितना? एक अयुग्मित, फिर टाइटेनियम के अंदर 2, ठीक, ऐसे बढ़ती जाएगी क्रोमियम तक अपने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो संख्या यहां पर क्या है? बढ़ रही है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है? बढ़ता जा रहा है। मतलब भैया ठीक बात, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। फिर यहां पर आपने क्रोमियम के अंदर, फिर एमन के अंदर अपन को डिप देखने के लिए मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहां पर देखो 5 क्या हो गया? आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन आप इनको ध्यान से देखो, ये क्या है? आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी तो है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं क्या होती है? आपकी स्टेबल होती है, स्थिर होती है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, वो इधर उधर नहीं घूमेंगे। इस वजह से यहां पर क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और इसके बाद में Fe के अंदर क्या हो जाएगा? Fe के अंदर यहां पर क्या है? पेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 3d6 आ जाएगा ना, यहां पर जाएगा 3d6, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर हो जाएगा। तो यहां पर जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 ही रहेंगे। तो फिर आपके 4, फिर 3, फिर 1, फिर 0। जेडन के अंदर क्या जाएगा? 3d10, तो सारे भर जाएंगे जेडन के अंदर, जिंक के अंदर। तो यहां पर क्या है? घट रहा है। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है। ध्यान क्या रखना आपको कि एमएन के अंदर थोड़ा सा डिप होता है। जैसे एमएन के अंदर ये 3D सीरीज का अपन ने बनाया है, ऐसे ही 4D सीरीज का होगा। 4D सीरीज के अंदर एमएन के नीचे कौन होता है? टेक्नीशियम होता है। तो एमएन और टीसी में आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल है, इसी वजह से ये स्थिर है। स्थिर होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम होगा, ठीक है। जेडन, सीडी और एचजी का गलनांक कम होता है। जेडन, सीडी, एचजी तीनों के अंदर क्या है? आपका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? युग्मित होंगे, पेयर्ड होंगे, जोड़े में होंगे, ठीक है। जेडन, सीडी और एचजी के अंदर तीनों के अंदर डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होगा, और यहां पर जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जोड़े में होंगे। जोड़े में होने के कारण यहां पर जो गलनांक है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो आगे बात करें। फिर बात करें धात्विक गुण की, बात करते हैं ना। तो ये आपको बस समझाने की कोशिश करिए, किससे? गलनांक और क्वथनांक को आपको समझना है। क्या समझना है आपको? कि कब बढ़ेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बढ़ेंगे, ये क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ते जाएंगे। फिर आपको एमएन में डिप मिलता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा स्थिर है। फिर आपको Fe से जब आप जेडन की तरफ जाओगे तो डाउन आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो हाँ, चलो आज के लेक्चर में इसको अपन यहीं वन समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे को क्लास अपलोड करनी है, थोड़ा सा लेट हो गया, लाइट वाइट नहीं थी इस चक्कर में। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।